राकेश, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझसे तुम्हारे माता पिता की अब सेवा नहीं होती। दोनों पूरा दिन आराम फरमाते रहते हैं और कुछ न कुछ नया बनाने की फरमाइश करते रहते हैं। अब इन लोगों की और सेवा नहीं होगी मुझसे। उन्हें वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेज देते तुम? राधा चिढ़ते हुए पति राकेश से बोली। राकेश बोला, राधा, एक बार ये सारी जायदाद हम दोनों के कब्जे में आने दो, फिर मैं इन्हें वृद्धाश्रम भी भेज दूंगा। वैसे भी दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं और हैं ही कितने दिन हमारे साथ अब ये लोग, और बचे कुछ दिन वृद्धाश्रम में निकाल लेंगे। तुम इतना चिढ़ा मत करो, बस एक बार ये सारी जायदाद हमारी हो जाए। राधा बोली, राकेश, मैं तो शादी होते ही तुरंत अलग रहना चाहती थी, मगर तुम शादी से लेकर अब तक यही कह रहे हो कि हम दोनों के हाथ जल्दी ही ये घर आ जाएगा और हम इन दोनों बूढ़ों को वृद्धाश्रम भेज देंगे। मगर तुम अब तक मुझे सिर्फ सुनहरे सपने दिखाते आए हो। न जाने मेरे ये सपने कब पूरे होंगे, कब मैं इस घर की अकेली मालकिन बनकर राज कर पाऊंगी, कब तुम्हारे माता पिता से मुझे छुटकारा मिलेगा। राकेश बोला, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ राधा, तुम जानती तो हो। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस एक बार तरकीब सूझ जाए कि इन लोगों से घर के पेपर पर हस्ताक्षर कैसे करवाऊं, फिर तुम देखना, तुम रानी और मैं राजा, दोनों मिलकर राज करेंगे इस घर पर। अच्छा सुनो राकेश, तुम जरा गुड़िया को देख लेना घर में। आज तुम्हारी ऑफिस की छुट्टी है तो मैं जरा पार्लर जाकर आती हूँ। राधा अपना पर्स हाथ में लेते हुए बोली। राकेश बोला, हाँ तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं यहाँ गुड़िया को संभाल लूंगा। राकेश अपनी बेटी गुड़िया को सुलाकर जैसे ही कमरे से बाहर निकला, राकेश की माँ ममता जी बोली, राकेश, मैं रात को बिल्कुल भी सो नहीं पाई। पंखा बहुत आवाज कर रहा है, ना जाने पंखे को क्या हो गया है। आज तो तेरी ऑफिस की छुट्टी भी है, तू आज ही पंखे को ठीक करवा दे ताकि मैं रात को चैन से सो पाऊं। इतना बोलते बोलते ममता जी को जोर जोर से खांसी आने लगी। धीरे से उठकर उन्होंने पास वाली बोतल में रखा पानी ग्लास में निकाला और पीने लगी। थोड़ा पानी गले में उतरा और थोड़ा पानी गले से उतरकर उनका ब्लाउज भिगो गया। उम्र अधिक होने के कारण उनके हाथ पानी पीते वक्त कांप जाते थे। बहू से गर्म पानी मांगने की हिम्मत भी नहीं थी उनमें, क्योंकि बहू राधा सास ससुर को बस झेल रही थी। वो उनका एक भी काम प्यार से करने को तैयार नहीं थी। राधा का पारा हमेशा सास ससुर पर हाई ही रहता, और अगर सास ससुर ने अपना एक भी काम राधा को करने को कह दिया तो राधा गुस्से में उन दोनों पर आग बबूला हो जाती। अब तो सास ससुर दोनों बहू के आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं करते थे। ममता जी पानी पीकर बोली, बेटा, मेरी खांसी भी बढ़ती जा रही है। उस दिन भी तुझे दवाइयों का पर्चा पकड़ाया था, मगर तू नहीं लेकर आया। आज तो तेरी छुट्टी है, अब आज ना मत कहना। मेरे खांसने के कारण मुझे तो दिक्कत हो ही रही है। तेरे पिताजी को भी अब हल्की खांसी हो गई है, और तू तो जानता है, अगर एक बार तेरे पिताजी को खांसी हो गई तो महीना भर उन्हें आराम नहीं पड़ता। फिर तुझे हम दोनों के लिए दवाई लानी पड़ेगी, इसलिए आज पक्का दवाई ले आना। राकेश गुस्से में बोला, माँ, जिस दिन भी मेरी ऑफिस की छुट्टी होती है, कभी आपको बाम की शीशी लानी होती है, कभी दवाइयों का पर्चा पकड़ा देती है, तो कभी आपका पंखा खराब हो जाता है। छुट्टी के दिन भी मुझे इस घर में शांति से जीने नहीं देती आप। खुद तो पूरे दिन पलंग पर पड़ी रहती हो और बैठे बैठे बस मुझे काम बताती रहती हो। मेरे पास इन सब चीजों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। और हाँ, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं कि मैं आप पर फिजूल खर्ची करता रहूं। मेरे अपने भी बहुत खर्चे हैं मेरे सामने। अगर मैं आप लोगों पर ही पैसा खर्चता रहा तो मैं अपना परिवार कैसे चला पाऊंगा? मेरी बेटी गुड़िया भी अब बड़ी हो रही है, मुझे उसका लालन पोषण भी करना है अभी। मगर यहाँ तो आप लोगों की आए दिन कुछ ना कुछ फरियाद लगी ही रहती है। आपको और पापा को तो वैसे भी दिन भर कुछ काम नहीं रहता, खाओ पियो और आराम करो, बस यही काम है आप दोनों का। मगर मुझे तो छुट्टी के दिन भी आराम नहीं करने देते आप लोग। पास ही सोए ममता जी के पति रामलाल जी की आंख बेटे की ऊंची आवाज से खुल जाती है। पहले से बेचारे रामलाल जी को कम सुनाई देता था, तो वो समझ नहीं पाए कि बेटा क्यों चिल्ला रहा है। कुछ जानने का प्रयास किए बिना ही वे राकेश को देखकर बोले, बेटा, कुछ दिनों से इस चश्मे में मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है चश्मे का नंबर बढ़ गया है। तो आज छुट्टी पर है तो मेरा चश्मे का नंबर दिखवाने ले चल मुझे, क्योंकि आज जाकर नंबर चेक होगा तो चश्मा बनने में भी तो समय लगेगा। 2-3 दिन अभी और सहना पड़ेगा, तब जाकर नया चश्मा पहन पाऊंगा। कल शाम दोस्तों संग टहलने भी नहीं जा पाया, क्योंकि चश्मे में से कुछ भी साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। कहीं गिर विर ना जाऊं सोचकर घर पर ही बैठा रहा। मगर बेटा,
घर में भी पूरा दिन निकालना भारी पड़ जाता है। अकेले मन भी तो नहीं लगता, इसलिए मुझे आज अपने साथ ले चल। तेरे साथ कहीं बाहर गए एक अरसा बीत गया है। उतने में राकेश तमतमाकर बोला, ये लो, अब इनकी भी फरियाद शुरू हो गई। एक की फरियादों की लिस्ट अभी खत्म हुई नहीं कि दूसरे की फरियादों की लिस्ट शुरू हो गई। मैं बस यही काम करता रहूं क्या पूरे दिन? वो हाथ जोड़कर बोला, मुझे शांति से जीने दो आप लोग। सही कहती है राधा, आप दोनों को वृद्ध आश्रम ही भेज देना चाहिए ताकि हम दोनों को शांति मिले। इतना बोलकर राकेश बाहर हॉल में जाकर टीवी देखने बैठ गया। बेटे के कटु वचन सुनकर रामलाल और ममता जी का मन अंदर तक उन्हें झकझोर गया। ममता जी तो रोने ही लग गई और बोली, बहू तो बहू, बेटा भी हम दोनों को हमेशा झिड़कता रहता है। अभी थोड़े दिन पहले ही बहू से मैंने कहा था, बेटा आज मेरे लिए खाने में थोड़ी खिचड़ी बना देना, तो उसने बात का बतंगड़ बना दिया था। वो बोली, आप दोनों बूढ़ों को तो वृद्धाश्रम ही भेज देती हूँ, वहां सभी लोग आपकी फरियाद बराबर पूरी करेंगे। कम से कम मैं और मेरा पति तो यहाँ शांति से रहेंगे। अब तो बात बात पर बेटा बहू हमें वृद्धाश्रम भेजने की धमकी भी देने लगे हैं। मैं तो इस जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। रोते हुए बोली ममता जी। भगवान से कितनी प्रार्थनाएं की थी, तब जाकर राकेश पैदा हुआ था हमारे घर, मगर हम कहाँ जानते थे भगवान इतने सालों बाद बेटा देकर हमें बुढ़ापे में ये दिन दिखाएगा। रामलाल जी बोले, हाँ ममता, उस दिन घर कितनी खुशियों से भर गया था, और आज यही बेटा हमें बात बात पर सुनाकर चला जाता है। क्या कुछ नहीं किया हमने राकेश के लिए, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया उस पर। क्या उसे एक क्षण को भी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आता होगा कि हमने उसे पालने में कितनी मेहनत की है और हमारी सारी जमा पूंजी उसे पढ़ाने में खर्च कर दी। इससे तो हम इतने सालों तक बे औलाद ही अच्छे थे। रामलाल जी और ममता जी का एक लौता बेटा था राकेश। उनकी शादी के बाद 4 साल औलाद नहीं हो पा रही थी उन्हें। फिर बड़ी मन्नतों के बाद उनके घर राकेश का जन्म हुआ था। रामलाल और ममता जी बहुत पैसे वाले तो नहीं थे, मगर रामलाल जी अपनी छोटी सी राशन की दुकान पर खूब मेहनत किया करते थे, जिसमें ममता जी भी उनका पूरा सहयोग करती थी। दोनों ने खूब मेहनत करके बेटे राकेश को पढ़ाया लिखाया और सीए बनाया। खुद भले महीनों नए कपड़े नहीं खरीदे, मगर राकेश को कभी किसी चीज में कोई कमी नहीं आने दी थी। राकेश ने सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी ही कंपनी में नौकरी करने वाली राधा से प्रेम विवाह किया था। राधा पहले तो संयुक्त परिवार में रहने को तैयार ही नहीं थी, मगर राकेश के लाख मनाने के बाद सास ससुर के घर के लालच में वो सास ससुर के साथ रहने को तैयार हुई। राकेश ने राधा को बहुत समझाया कि अगर हम अलग रहेंगे तो हमें किराए के मकान में रहना पड़ेगा, जिससे फालतू में हमारा ही खर्च बढ़ेगा। इसलिए तुम मेरे माता पिता को थोड़े समय झेल लो। राकेश और राधा उन दोनों को जल्द से जल्द वृद्धाश्रम भेजना चाहते थे, मगर घर अभी भी रामलाल जी के नाम पर था, इसलिए लालच में साथ रह रहे थे। अब तक बेटे बहू को घर अपने नाम पर करने की तरकीब नहीं सूझी थी, इसलिए अपना सारा गुस्सा उन दोनों पर निकालते रहते। राधा भी आज के जमाने की आधुनिक लड़की थी, जो राकेश के माता पिता की कभी इज्जत कर ही नहीं पाई। जब देखो राधा उन दोनों पर बिना बात के ही चिल्ला पड़ती, कभी उन्हें अनपढ़ या जाहिल तक कह देती, मगर वे दोनों बेचारे सुनते रहते और सोचते, जैसे भी है अपने ही बेटा बहू है। ये बात और थी कि राकेश और राधा उन दोनों को अपना बिल्कुल नहीं मानते थे और उनसे जल्द से जल्द पल्ला छुड़ाना चाहते थे। ममता जी को रोते देख रामलाल जी बोले, आओ ममता, हम भी बाहर बैठकर थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, शायद मन कुछ हल्का हो जाए। और दोनों धीरे धीरे बाहर हॉल में आकर बैठ गए ताकि कुछ देर टीवी देखकर वक्त बिता सके। उतने में राकेश के फोन पर पत्नी राधा का फोन आया। राकेश बोला, हाँ डार्लिंग, बोलो ना क्या हुआ। राधा, जो कि ब्यूटी पार्लर में अपना ट्रीटमेंट करवाने गई थी, बोली, राकेश, जैसे ही मैं ब्यूटी पार्लर से निकली मैंने देखा कि मेरी स्कूटी पंचर हो गई है, तो क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? राकेश बोला, हाँ राधा, वैसे भी आज छुट्टी ही तो है, अभी आता हूँ, तुम वहीं रुको। बोलकर राकेश तैयार होकर पत्नी राधा को लेने के लिए निकल जाता है। रामलाल जी और ममता जी सोचने लगते हैं कि बेटे को हमारी दवाइयों, चश्मा और पंखा ठीक करवाने का बिल्कुल समय नहीं है, मगर पत्नी को ब्यूटी पार्लर से लाने का समय ही समय है। अभी थोड़ी देर पहले जो बेटा हमें इतने ताने दे रहा था और गुस्सा कर रहा था, बीवी का फोन आते ही उसके मुंह से प्यार वाली चाशनी टपकने लगी।
रामलाल जी बोले, अब अति हो गई है ममता। हम लोग जितना सह रहे हैं, बेटा और बहू हमें उतना अधिक कष्ट दे रहे हैं। आखिर ये मकान हमारा है जिसमें ये दोनों हमारे साथ रहते हैं। अब मुझे इन दोनों को ये बताना ही पड़ेगा कि अभी हम लोगों का आत्मसम्मान मरा नहीं है। ये दोनों हमें क्या वृद्धाश्रम भेजेंगे, इससे पहले हम ही इन्हें इस घर से निकाल देंगे। ममता जी भी बेटे बहू से रोज रोज बेइज्जत हो होकर थक चुकी थी। वे बोली, आप सही कहते हैं, हमने इन दोनों को बहुत मौके दिए कि ये लोग शायद सुधर जाएं, मगर अब अति हो गई है। ये दोनों तो हमारा अपमान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते हैं। ममता जी को फिर से जोर जोर से खांसी आने लगी। रामलाल जी दवाइयों का पर्चा लेकर बाहर निकले और ममता जी के लिए दवाइयां ले आए। रामलाल जी को चश्मे में बराबर दिखाई नहीं दे रहा था, मगर मेडिकल वाले भैया ने मदद कर दी थी। राकेश और राधा जब घर आए तो सामने का नजारा देखकर उनके पांव तले जमीन खिसक गई। रामलाल और ममता जी के साथ काले कोट में वकील बैठा दिखाई दे रहा था, जिसे रामलाल जी ने खुद फोन करके घर पर बुलाया था। वो वकील घर के सारे कागजात लेकर बैठा हुआ था। राकेश और राधा के घर आने पर वो वकील बोला, आप लोगों पर आपके माता पिता केस करना चाहते हैं। ये दोनों आपको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। राकेश और राधा सक पकाकर बोले, क्यों पापा, ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप? रामलाल जी बोले, जो बेटा बहू हम दोनों से हमेशा झिड़क कर बात करते हैं, हमें हमेशा बेइज्जत करते रहते हैं और हमारा ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, ऐसे बेटे बहू के पास हम दोनों को नहीं रहना है और ना ही हमें उनको अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी देना है। और सबसे बड़ी बात ये, बेटा बहू हमें ही हमारे घर से निकाल कर वृद्धाश्रम भेजना चाहते हैं। राधा को ये सुनकर पहले तो गुस्सा आया, फिर वो तुनक कर बोली, तुम दोनों बूढ़े कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए हो। खाना पीना तो मैं ही देती हूँ, ये भूल गए क्या आप लोग? ममता जी बोली, बहू खाना बनाने वाली 1000 मिल जाएंगी, मगर तुम्हारे जैसी तो एक भी नहीं चाहिए। राकेश अपने हाथों से सब कुछ निकलता हुआ देखकर राधा से बोला, चुप रहो अभी तुम। और फिर ममता जी से बोला, माँ, एक माँ तो कभी कुमाता नहीं हो सकती, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ममता जी बोली, जब बच्चे का पूत निकल जाए तो माता को भी कुमाता बनना पड़ता है। तुम दोनों ने क्या सोचा, हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें कचरे की तरह किनारे कर दोगे? मगर बेटा, हमारे अंदर का जमीर अभी जिंदा है। वहां बैठा वकील बोला, कानून के अनुसार यदि बच्चे अपने माता पिता की इज्जत ना करें, उन्हें सामने जवाब दे या उनकी सेवा ना करें, उन्हें वृद्धाश्रम भेजना चाहें, तो माता पिता का पूरा फर्ज बनता है कि वो अपनी जायदाद में से उन्हें बेदखल कर दे। राकेश और राधा गिड़गिड़ाते हुए बोले, माँ, पिताजी, ऐसा मत करिए, हम कहाँ जाएंगे? आज रामलाल जी और ममता जी का मन पत्थर बन चुका था। उन दोनों पर बेटे बहू के माफी मांगने का या गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं पड़ रहा था। रामलाल जी और ममता जी अपने फैसले पर अड़िग रहे और ऐसे बच्चों को उन्होंने अपने घर से निकाल दिया जो उन्हें उन्हीं के घर से बाहर करना चाहते थे। दोस्तों, अपने माता पिता को भरपूर सम्मान और इज्जत दें, हमेशा उनकी देखरेख करें। पेड़ बूढ़ा ही सही, लेकिन आंगन में रहने दें। फल नहीं दे पाएगा तो क्या हुआ, कम से कम छांव तो देगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।